नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं खबरों का। आज गोरखपुर में सांसद खेल महाकुंभ का समापन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस समारोह को संबोधित किया। वीडियो संदेश के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल व खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने बजट में कई प्रावधान किए हैं। 2014 की तुलना में खेल मंत्रालय का बजट 3 गुना यह कर दिया गया। वहीं सीएम ने समापन समारोह में कहा है कि इस दौरान उन्होंने जनता को भी संबोधित करते हुए कहा कि यूपी के खिलाड़ियों ने परचम लहराया है। खेल को लेकर युवाओं में जागरूकता नजर आ रही है। विभिन्न खेल विधाओं से जुड़े हुए सभी प्रतिभागीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं श्री रविकिशन शुक्ला जी को और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा को एक महाकुंभ के रूप में लेकर के और आज उसका भव्य समापन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कुछ ही देर में मिलने वाले महत्वपूर्ण संदेश के साथ आज संपन्न करने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देता हूं और उनके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। और वही शिक्षा मंत्री गुलाब देवी आज बोर्ड परीक्षा का जायजा लेने के लिए बदायूं पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने रामचरितमानस पर छिड़े घमासान के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलना रावण से कर डाली। गुलाब देवी ने कहा है कि रावण भी रामचरितमानस को मानता नहीं था, लेकिन उसके दिल में राम थे। देखो, रामचरितमानस के लिए रावण नहीं मानता था, समझ रहे हो, लेकिन उसके हृदय में राम ही राम रहते थे। इट मींस कहने का मतलब आप मैं राजनीतिक चीज बता रही हूँ। लेकिन राम को न मानने का परिणाम ये हुआ कि भले ही उसने हृदय से माना तो वो स्वर्ग गया, लेकिन उसकी दुर्दशा क्या हुई। रामचरितमानस मानवता के गुणों से परिपूर्ण है, जो एक जनता से लेकर परिवार तक के सभी दायित्वों को निर्वहन जिसमें दिया गया है और जो मनुष्यता की ओर अग्रसर करती है, हमें मानव बनाना सिखाती है। और वही समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों पर उठाए गए सवालों के बीच अब इस पर राजनीति तेज हो गई है। निजी न्यूज चैनल्स के कार्यक्रम में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य और राजू परमहंस दास के समर्थक भिड़े, अब उसके बाद ये लड़ाई बयानों से निकलकर हाथापाई तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अब एक और होर्डिंग लगाया गया है, जिसमें वर्ण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों पर सवाल खड़े किए। इसके बाद से लगातार अब रामचरितमानस को लेकर जो राजनीति है वो गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के हम बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर अक्सर इस तरह की होर्डिंग्स नजर आती हैं। कभी नारी सम्मान की बात की जाती है, कभी जो दलित और ओबीसी वर्ग के लोग हैं वो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उस पर उनका सम्मान नहीं किया गया। अभी एक नई होर्डिंग लगाई गई है जिसमें लिखा है, जे बरनाधम तेली कुम्हारा स्वपच की रात कोल कलवारा। ये लगाया है राकेश प्रजापति ने, जो अपने आप को बता रहे हैं कि वो राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के अध्यक्ष हैं। और इन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि कुम्हार जाति को नीच बताने वाली रामचरितमानस से या चौपाई हटनी चाहिए या रामचरितमानस को बैन होना चाहिए। इस तरह की होर्डिंग्स अब समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अक्सर नजर आने लगी हैं। कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, रामलोटन निषाद जी खड़े हुए हैं, समर्थक हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के। आज एक नई होर्डिंग्स लग गई है फिर यहाँ पे, जे बरनाधम तेली कुम्हारा स्वपच की रात कोल कलवारा। मायने क्या है इसके? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि आज घूम फिर करके जितना भी चैनलों पर दिखाया जा रहा है, केवल वही एक चौपाई की ढोल गवार शुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी 37 ऐसी चौपाइयां हैं जो किसी न किसी हिंदू वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, देखिए 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और चतुर्थ वर्ण है हमारा शूद्र वर्ण है, जिसमें तमाम ऐसी जातियां हैं, कोल हैं, किरात हैं, भील है, ये तेली जाति जैसे है, कुम्हार है,
स्वपच का मतलब वाल्मीकि जिसको कहा जाता है, कोल किरात जो है कि आदिवासी होते हैं, इन्हें रामचरितमानस में कहा कि वर्ण धर्म, ये चार जो वर्ण हैं उसमें यह महानीच हैं। इसका ये मतलब है। आगे तो है कि ये तो नीच एक तरफ कह दिया गया, एक तरफ कहा गया कि ये जो वर्ण धर्म से महानीच हैं, अधम हैं, पापी हैं, वह राम की शरण में आने पर जो है कि पवित्र हो जाते हैं। तो एक वही कहा जाता है कि भिगो करके जूता मारना। तो रामचरितमानस में तमाम ऐसी चौपाइयां हैं। मैं तो निषाद समाज का हूं और तथाकथित राम की जितना मदद जो है कि निषाद राज ने, चाहे वाल्मीकि रामायण के आधार पर देखा जाए, चाहे ये आपके कृतवास रामायण के आधार पर, चाहे रामचरितमानस में, कि जब राम का वनगमन होता है तो वह दूसरे ही दिन जो है कि श्रृंगवेरपुर के महाराजा धीराज महाराज गुहराज निषाद, जिन्हें वाल्मीकि रामायण में आत्म समा सका कहा गया है, जिसे श्री राजा गोपालाचारी जो भारत के अंतिम और प्रथम गवर्नर जनरल थे, उन्होंने द किंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का राजा निषाद राज गुहा के बारे में लिखा है कि द निषाद राज गुहा वाज द बूजम फ्रेंड ऑफ लॉर्ड रामा। राम के जो है निषाद राज आत्मीय मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे। तुलसीदास जी ने निषाद के संबंध में दर्जनों चौपाइयां गाली देते हुए लिखे हैं। इसके क्या मायने हैं, जो पहले हमको ये बताइए, जो ये लिखा हुआ है 2 लाइन। देखिए, ये जो लिखा गया, जे वर्णाधम, वर्णाधम माने वर्ण से अधम। जो हिंदू वर्ण व्यवस्था के 4 वर्ण हैं, ये चारों वर्णों में अधम है। तेली कौन कौन? तेली, कुम्हार, स्वपच। स्वपच वाल्मीकि होता है, तेली का मतलब समझ ही रहे हैं, साहू कहिए, राठौर कहिए, कुम्हार का मतलब प्रजापति वो है, स्वपच का मतलब वाल्मीकि, किरात का मतलब ये जंगली वनवासी जाति जो निषाद से मिलती जुलती जाती है, और कोल भी वही है, कोल भील जो जंगली वनवासी है, और कलवार जायसवाल जाति, यह महाअधम है, इसका कहने का मतलब है। और तुलसीदास अगले वाली इनकी लाइनें जो है उसका अर्थ ये होता है कि ये राम की शरण में आने के बाद या राम का नाम जपने के बाद जो है ये परम पावन हो जाते हैं। तो भाई हम नीच कैसे हैं? क्यों नीच लिखा गया? क्यों नहीं यहाँ पर लिख दिया गया कि ये वर्णाधम मिश्रा तिवारी स्वपच किरात कोल, ऐसे इस तरह से लिख देते हैं। लेकिन वही बात तो हम लोगों ने भी कहा कि ढोल गवार शुद्ध पशु नारी की जगह जो है कि दुबे, पांडे, मिश्रा, तिवारी ये सब ताड़न के अधिकारी कर देना चाहिए। जब ताड़न का अर्थ जो है रातों रात बदल गया गीता प्रेस में कि ताड़ना का मतलब जो होता है शिक्षा देना होता है। जैसा कि कल जो घटनाक्रम हुआ वहां ताड़ना लोगों ने दिया, उन्हें शिक्षा दिया, प्रताड़ना नहीं दिया। जबकि जरूरत थी कि जिस तरह से यह गुंडागर्दी कर रहे थे मठ में बैठ करके, हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत जो है कि राजू दास, कि जो इनकी स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर कलम करेगा उसको 21 लाख का इनाम देंगे। वह दूसरे महंत जो है जो अपने को जगत गुरु कहते हैं, हमेशा वो व्यक्ति जो है सुर्खियों में रहने के लिए जो है, जब लुल्लू माल खुला वहां पर कि यहाँ पर तो 80% जो है कि बड़ा गंदा शब्द का है मुसलमान भाइयों के लिए, और 20% हिंदू लड़कियां हैं। यहाँ तो लब जहाद होगा, कभी वो नाटकबाजी करते हैं, लड़ाई चलेगी लंबा। ये मंडलवाद की लड़ाई अब तेज होगी। अब जो मंडल का दौर था बीच में साइलेंट वे में चला गया था, अब स्वामी प्रसाद मौर्य और प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह जी ने यह मंडलवाद की लहर को तेज कर दिया है। उसे शांत करने का प्रयास मोहन भागवत जी जो आरएसएस के प्रमुख है उन्होंने किया था। लेकिन फिर जो कल का घटनाक्रम हुआ है ताज होटल में, रूबिका लियाकत पर भी मुकदमा कायम होना चाहिए। क्योंकि बात करें निषाद जी, देखिए ये संजय जी राम लोटन निषाद है, इनका कहना है कि जो मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति है वो एक बार और तेज हो जाएगी, और खासकर जो स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर ताज होटल में हमला हुआ उसके बाद से ये वर्ण व्यवस्था की जो पद्धति है इसको खत्म करने के लिए अब इससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो सड़कों पर भी निकलेंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। और वही विधानसभा सदस्यता रद्द होने को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। सपा के लोग कह रहे हैं कि सरकार जानबूझकर हमारे विधायकों को परेशान कर रही है। अब इस मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी ने कहा कि योगी सरकार ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। खतौली के बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी की सदस्यता मुजफ्फरनगर दंगे में 2 साल की सजा के बाद पिछले साल खत्म हो गई, और इससे पहले 17वीं विधानसभा में बीजेपी विधायक अशोक चंदेल, कुलदीप सिंह सेंगर और इंद्रमणि तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को भी सदस्यता भी उनकी सजा मिलने के बाद यह खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी सरकार बनने के बाद जहां अपराधी और माफियाओं पे कार्रवाई की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ माननीयों पे भी कार्रवाई की गई है। अब तक
6 साल में 7 विधायकों पर कार्रवाई की गई है, उनकी विधायकी रद्द हो चुकी है। दरअसल जब न्यायालय ने उनको सजा सुना दी तो उसके बाद विधानसभा पे कार्रवाई भी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खां या फिर समाजवादी पार्टी की हो या फिर बीजेपी की विधायक हो, कार्रवाई सब पे हुई है, कोई भेदभाव नहीं किया गया है। दूसरी बात, अब्दुल्ला आजम की 2 बार विधायकी रद्द हो चुकी है। 2019 में पहली बार विधायकी रद्द हुई थी। 2000 जब चुनाव लड़े थे तो उन्होंने अपनी जन्म तिथि प्रमाण पत्र उसने गलत लगा दिया था, इसी वजह से उनकी विधायकी रद्द हुई थी। अब इस एक बार फिर से उनकी विधायकी रद्द होने के बाद उत्तर प्रदेश में अब तक 7 विधायकों की विधायकी जा चुकी है। कैमरा रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। देखिए, निश्चित रूप से अच्छे समाज के लिए जरूरी है कि न्याय शीघ्र मिले। जब न्याय शीघ्र नहीं मिलता है तो ऐसे तत्वों को जो असामाजिक होते हैं उन्हें बल मिलता है। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद सांसदों, विधायकों, इन पर चलने वाले मुकदमों के लिए एक अलग व्यवस्था बनाई गई और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के आने के बाद अभियोजन में और प्रामाणिकता के साथ दोषियों पर दोष सिद्ध हो, इसलिए सरकार ने अपनी इसे प्राथमिकता की अग्रतम सूची में शामिल किया। और वहीं 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख 15 फरवरी को यह खत्म हो गई है। लखनऊ में अभी 15.82 लाख वाहनों में HSRP नहीं लगी है और इनमें से 13,70,400 दोपहिया वाहन हैं और 2,11,870 चार पहिया वाहन हैं। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने अफसरों से कहा है कि HSRP ना लगवाने वाले वाहनों के चालान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके बाद लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश में 16 फरवरी से अभियान ये शुरू किया जा रहा है। पूरे यूपी में आज से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर के सरकार ने एक अलर्ट जारी कर दिया है कि इसकी कल जो है डेडलाइन समाप्त हो चुकी है। उसके बावजूद भी तमाम संख्या में लोगों ने अभी जो है यूपी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है और 18.5 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं, गाड़ियां हैं कि जिनमें अभी पुरानी नंबर प्लेटें लगी हुई। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत अहम है। इसमें 13,70,400 दोपहिया और 2,11,870 चौपहिया वाहन है जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है लगनी है। इन लोगों ने अभी तक जब इस पर सरकार ने 5,000 का जुर्माना रख रखा है कि आज से चेकिंग में पकड़े जाने पर इनको 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। अब सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग नंबर प्लेट इनके पास नहीं लगी है तो HSRP के लिए भीड़ होगी और इसकी साइड पे आज से भीड़ शुरू हो गई है और लोग थोड़ा अलर्ट जरूर हुए हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि इसे 1-8 महीने में शायद लोग अपनी नंबर प्लेट नहीं करा सके। कैमरामैन आसिफ के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं अयोध्या के हनुमानगढ़ी महंत राजू दास के मामले में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों हो रहे उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा कि महंत राजू दास से मारपीट के मामले में ना तो समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका कोई बयान आया और ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस पर कोई उनकी निंदा की है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा लगता है कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए यह घटना समायोजित तरीके से कराई गई है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा है कि जन उपद्रवी लोगों ने महंत राजू दास से मारपीट की और उन पर आवश्यक कार्रवाई भी होगी। देखिए, ये एक तरीके की अराजकता है और इतना दबंग हो जाना, इतना ज़्यादा उत्पाती हो जाना कि बेवजह उन पर हमला कर देना महंत राजू दास जी पे, ये बहुत निंदनीय घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए ये कम है। मैं समझ रहा हूँ कि जिन लोगों ने घटना की है उन लोगों को अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं लगातार, क्योंकि हमारी प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार देश को और उत्तर प्रदेश को एक विकसित प्रदेश और विकसित देश, आत्मनिर्भर प्रदेश और आत्मनिर्भर देश और उत्तर प्रदेश को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उद्यमी प्रदेश बनाने के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इससे जो है विपक्ष के लोग घबराए हुए हैं।
और वहीं कानपुर देहात मामले को लेकर सपा का 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मडौली गांव पहुंचा है, जहां पर सपा के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की है और विस्तार से मामले की जानकारी ली है। सपा के विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने घटना को लेकर दुख जताया और कहा कि आजाद हिंदुस्तान में इस तरह की घटना का कोई स्थान नहीं है। इस घटना में एक व्यक्ति ने अपनी मां और बहन को, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटी को खोया है। मनोज पांडे ने कहा कि यह घटना सोच समझकर की गई है। यही समस्या, हमारा पूरा लेखपाल ने घर गिरवा दिया है जेसीबी से, और न नोटिस दी न कुछ, और पहले ऐसे आके और न कोई बात करी, न कुछ 5-6 बकरियां नहीं मिली, सब छोड़ छाड़ के सामान तक नहीं निकाल दो। अच्छा, क्या बदतमीजी भी की? और गाली गलौज बहुत गंदी बक रहे थे। माँ तो जुड़ती रही, सब कुछ करती रही, लेकिन माँ ने नहीं, सब गिरा दो पूरा घर का, हम यहीं आई रहने के लिए। यहाँ कोई मिला आपसे? कोई नहीं मिला। अच्छा, यहाँ क्या अपना बकरी सब सामान लेके आई हैं? सब ले आई। और वहीं प्रतापगढ़ पहुंचे मंत्री नितिन अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। साथ ही नितिन अग्रवाल ने कानपुर घटना पर बोलते हुए कहा कि सरकार लगातार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मामले में दोषियों को निलंबित किया जा चुका है। और वहीं आगरा में हर साल यानी कि 18 फरवरी से होने वाले ताज महोत्सव के आयोजन की तिथि में बदलाव कर दिया गया है। अब यह महोत्सव 20 फरवरी से शुरू होगा, जो कि 1 मार्च तक चलेगा। ताजमहल पर उर्स में उमड़ने वाली भीड़ और आगरा किला पर 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती में सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन के चलते यह बदलाव किया गया है। वहीं शिल्प कला और संस्कृति के उत्सव ताज महोत्सव की तैयारी अब दिन रात यहां पर चल रही है। हालांकि महोत्सव शुरू होने की तिथि 2 दिन आगे बढ़ने से तैयारियों में जुटे लोगों को काफी राहत मिली है। और वहीं विकासनगर पुलिस ने 13 फरवरी को हुए संतराम नाम के युवक की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया है। एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने बताया है कि मृतक युवक की पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या का षड्यंत्र रचा था। आरोपियों ने घटना को सड़क दुर्घटना दर्शाने में यह षड्यंत्र किया था। वहीं मृतक की पत्नी ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश के बाद जेल भेज दिया है। को संतराम सनौप महर सिंह का एक गुमशुदगी लिखी गई थी थाना विकासनगर में। पुलिस ने इसमें तफ्तीश पूरी, मतलब इसमें छानबीन पूरा शुरू किया। तो 13 तारीख को दिन में जो है एक डेड बॉडी कालसी के ऊपर सैया रोड में जजेड़ एक जगह पड़ता है, वहाँ पर चट्टान में एक डेड बॉडी और एक मोटरसाइकिल की मिलने की जानकारी मिली। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाई ये जो है मतलब रोड एक्सीडेंट के कारण जो है ये रोड एक्सीडेंट के कारण डेथ हुई करके। और वह उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की आज अचानक से तबीयत बिगड़ गई। उन्हें देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। आपको बता दें कि हरीश रावत को गुरुवार सुबह रामनगर जाते हुए लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास अचानक से अपचन और घबराहट होने की शिकायत उनको हुई है, जिसके बाद हरीश रावत ने तुरंत अपने चालक को गाड़ी वापस मोड़ते हुए घर चलने के लिए कहा। घर जाने से पहले ही वो मैक्स हॉस्पिटल में चेकअप के लिए पहुंच गए। यहां पर डॉक्टर ने उन्हें कुछ जरूरी टेस्ट करवाने की सलाह दी है और उनको एडमिट भी किया। बताया जा रहा है कि अब उनके जो स्वास्थ्य है काफी सामान्य है और देर रात तक उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल सकती है। और वहीं हल्द्वानी शहर में जाम की दिन प्रतिदिन बढ़ती समस्या और पार्किंग की व्यवस्था ना होने से आए दिन दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं। लिहाजा अब कुमाऊं के सबसे बड़े शहर यानी कि हल्द्वानी में जाम और पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए सर्वे का काम शुरू हो चुका है। वहीं जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने शहर के चौराहों और चौड़ा करने के साथ ही पार्किंग की व्यवस्था और फ्लाईओवर बनाने को लेकर सर्वे कार्य यहां पर किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जल्दी सर्वे पूरा होने के बाद इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाएगा। इसीलिए तो जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एक अभी सर्वे करा रही है कि फिजिबिलिटी उसकी होगी या नहीं होगी। तो जो शासन ने उनको धनराशि अभी सबमिट की है तो दी है, तो उसके आधार पर उन्होंने इस सारी चीज़ों को चेक करने के लिए, देखने के लिए, तो उन्होंने एक सर्वे का काम अपना शुरू कर रहे हैं। तो जल्दी वो काम कर लेंगे। उसके बाद जो भी रेमेडी के रूप में हम लोग काम कर सकते हैं उसको आगे करेंगे।
और वहीं भाजपुर में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, जिसमें 19 फरवरी से कांग्रेस पार्टी की शुरू हो रही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को सफल बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया है। जहां पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यात्रा को लेकर तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर बेरोजगारों का उत्पीड़न करने का आरोप भी लगा दिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है। बीजेपी की सरकार में बेरोजगार सड़कों पर नजर आ रहे हैं और जन की सुध लेने वाला कोई नहीं है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सुचारू रूप से प्रारंभ की गई है। उसी संदर्भ में आज एक बैठक हाथ से हाथ जोड़ो को लेकर जो 19, 20, 21 फरवरी को आयोजित होनी है भाजपुर में, एक कार्यक्रम भाजपुर में है और दूसरे दिन गदरपुर में है और उसके बाद फिर एक दिन हम नैनीताल में इस यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और वह उत्तराखंड सरकार ने टैक्स के माध्यम से राजस्व बढ़ाने के लिए बिल लाओ इनाम पाओ योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसी भी वस्तु की खरीदारी का जीएसटी बिल लेने वाले उपभोक्ताओं को इनाम दिए जा रहे हैं। हरिद्वार स्थित राज्य कर विभाग कार्यालय में ऐसी 40 उपभोक्ताओं को इनाम वितरित किए गए हैं। राज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर अजय कुमार ने लकी ड्रॉ में शामिल लोगों को स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और एयरफोन इत्यादि चीजें इनाम के तौर पर दी हैं। अजय कुमार ने बताया कि राज्य के विकास के लिए राजस्व में बढ़ोतरी होनी बेहद जरूरी है, इसलिए सरकार द्वारा बिल लाओ इनाम पाओ योजना की ये शुरुआत की गई है। हमारी सरकार ने उपभोक्ताओं में, अपनी प्रदेश की जनता में बिल लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए अक्सर हम ऐसा करते हैं कि कैजुअल में भी टैक्स तो पूरा देते हैं, बिल नहीं लेते हैं दुकानदारों से। तो उससे क्या होता है कि इससे टैक्स जो मिलता है वो हमारे प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक होता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए बिल लाओ इनाम पाओ एक योजना जारी की, जिसमें जो उपभोक्ता कोई माल खरीदता है, कोई वस्तु खरीदता है, अगर वह उसे हमारे बिल ऐप डाउनलोड करता है तो उसको पुरस्कार हर महीने वाइज पुरस्कार की वो की गई है कि ड्रा महीने के बाद निकाला जाएगा, उसका पुरस्कार वितरण किया जाएगा। मैं पब्लिक से, अपनी उत्तराखंड की जनता से अपील करता हूं कि वो अधिक से अधिक बिल लें और अपलोड करें और इसके सरकार की योजना का भागीदार बने और उसका लाभ उठाएं। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है। ये लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप जो भी सामान खरीदते हैं मार्केट से, मॉल से, कहीं से भी, तो आप जीएसटी बिल जरूर लें। इससे जो है लोगों के अंदर जागरूकता आएगी। और वहीं रुड़की में डॉक्टर बत्रा क्लिनिक का बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि डॉक्टर बत्रा का होम्योपैथिक क्लिनिक खुलने से शहर के लोगों को बेहतर उपचार मिलने की उम्मीद ये की जा रही है। इस दौरान बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा है कि रुड़की शहर लगातार तरक्की कर रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में शहर ने नए आयाम स्थापित किए हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा उपचार के लिए बेहद कारगर ये पद्धति है और साथ ही जिससे कि गंभीर से गंभीर बीमारियों का भी उपचार आसानी से किया जा सकता है। क्षेत्र में भी लोग ब्रांडेड पे विश्वास करने लगे हैं, तो डॉक्टर बत्रा अपने आप में पूरे इंडिया में एक जाना माना नाम है, जिनके चेन मैं समझता हूँ कि हर बड़े शहर में, हर छोटे शहर में है। तो यहाँ पर रुड़की में भी इनकी चेन खुली है, तो मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति मैं समझता हूँ कि बहुत ही साफ़ सुथरी पद्धति है, जिसमें कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और डॉक्टर यहाँ पर लोगों का इलाज करेंगे और लोगों को आराम मिलेगा। और एक जब ब्रांड यहाँ पर खुला है डॉक्टर बत्रा के नाम से, मैं बताता हूँ कि लोगों को इसका लाभ मिलेगा और रुड़की की जनता को इससे बहुत लाभ होगा। आप सभी लोगों को बधाई देता हूं कि डॉक्टर बत्राज की एक यहाँ पे एक ब्रांच ओपन की गई है। इससे लोगों को स्वास्थ्य की फील्ड में काफ़ी अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ हमारे डॉक्टर बत्राज में ट्रीटमेंट के अलावा वेलनेस सेंटर्स भी है, जिसमें से कि मोस्टली हम महिलाओं के रोग, बालों के रोग, स्किन के रोग, बूढ़ों के, बच्चों के, हर तरह का ट्रीटमेंट एक रूफ के अंदर आपको डॉक्टर रुड़की में दिया जाएगा। एक्चुअली मैं BHMS मैंने किया हुआ है। BHMS में मैं एक फिजिशियन की तरह यहाँ पे काम करूँगी, तो हमें हर चीज़ सिखाई जाती है। सर मैं कहूँ तो अभी तक मैं अपनी होल फैमिली का ट्रीटमेंट जो है वो होम्योपैथी से ही करती हूँ और मुझे उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और होम्योपैथी ज़्यादातर फीमेल्स को अच्छी लगती है क्योंकि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, क्योंकि स्पेशली फीमेल्स को ही अपनी स्किन का, बालों का बहुत
ध्यान रहता है, तो उनको इस चीज़ पे बहुत फ़ायदा मिलता है होम्योपैथी, इसलिए वो प्रेफर करती हैं होम्योपैथी लेना। मतलब इवन मेरे एलोपैथ डॉक्टर्स भी हैं जो फीमेल्स हैं, वो इसको प्रेफर करते हैं लेना। तो चलिए अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज में सड़क हादसे में पैर गंवाने वाली महिला की उपचार के दौरान हुई मौत। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगा दिया। प्रयागराज में कई वाहनों को टक्कर मार पेट्रोल पंप में घुसी अनियंत्रित स्कॉर्पियो। कई लोग बुरी तरह से हुए घायल, घायलों को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। इटावा में बेकाबू कार ने स्कूली वाहन को मारी टक्कर। 1 दर्जन से ज्यादा स्कूली छात्रों को आई चोटें, घायल बच्चों को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। बांदा में हुआ भीषण सड़क हादसा। बारात से वापस आ रही 2 गाड़ियों का ओवरटेक करने के वक्त हुआ हादसा। मौके पर 5 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। भदोई में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क उखड़ी। 5 साल की गारंटी के साथ बनाई गई थी सड़क, साल भी नहीं बिता पाई, सड़क उखड़ने लगी। रायबरेली में शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने का मामला आया सामने। हाथों में चोरी का ईंट लेकर मजदूरी करते दिखे बच्चे। पीडब्ल्यूडी ने पुरानी इंटरलॉकिंग को निकलवाकर सड़क के किनारे रखवाई थी ईंटें। शिक्षक ने आगामी 18 फरवरी को महाशिवरात्रि को लेकर दुग्धेश्वर नाथ मंदिर का निरीक्षण किया। मैनपुरी की एलाऊ थाना पुलिस ने ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। अंबेडकर नगर के भीटी थाना क्षेत्र में मृतक के पुत्र ने सिपाही पर लगाया हत्या का आरोप। सड़क किनारे मिला था मृतक का शव। कानपुर देहात में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने प्लाट के कब्जे को खाली कराए जाने के लिए जिलाधिकारी को लिखा लेटर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।